अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इवेपोरेशन। क्या होता है इवेपोरेशन, इसको समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम वो समझें, वो अमल समझें कि जिसमें इवेपोरेशन हो रही होती है। जैसे कि हमने अगर कहीं पे कपड़े सूखने के लिए हैंग किए हुए हैं तो उसमें से जो पानी के मालिक्यूल्स निकलते हैं वो भी इवेपोरेशन की वजह से हैं। अगर हमने एक गिलास पानी का रखा हुआ है और 2 से 3 दिन के बाद हम उस गिलास को दोबारा देखते हैं तो उसमें पानी थोड़ा सा कम हुआ होता है, ये भी इवेपोरेशन की वजह से है। इसका मतलब इवेपोरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें लिक्विड के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो अपने वेपर्स में कन्वर्ट होकर उड़ जाते हैं, बुखारात बन के उड़ जाते हैं। उस अमल को हम क्या नाम देते हैं जी? उस अमल को हम इवेपोरेशन का नाम देते हैं। अब ये जो इवेपोरेशन है ये काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से होता है। यानी हम जानते हैं कि लिक्विड के मालिक्यूल कंटिन्यूस मोशन में तो होते हैं और तमाम लिक्विड के मालिक्यूल की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम नहीं होती। कुछ लिक्विड के मालिक्यूल हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी वेरी वेरी हाई होगी, कुछ लिक्विड के मालिक्यूल हैं कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी वेरी वेरी लो होगी। तो वो लिक्विड के मालिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी वेरी वेरी हाई होगी वो जल्दी इवेपोरेट करेंगे। वो क्या करते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं जितनी उनकी एनर्जी हाई होती है। जो सबसे लो एनर्जी वाले मालिक्यूल होते हैं वो सबसे नीचे रहते हैं और जो सबसे हाई एनर्जी वाले मालिक्यूल होते हैं वो सबसे ऊपर रहते हैं। जब उनकी एनर्जी इस कदर हाई हो जाती है कि अपने नेबरहुड के मालिक्यूल्स के साथ जो उनकी इंटरमालिक्यूलर फोर्स डिवेलप हुई है उसको ओवरकम कर दे तो उस इंटरमालिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के बाद वो इवेपोरेट करना शुरू कर देते हैं। तो इवेपोरेशन डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी के मालिक्यूल्स पे, उन मालिक्यूल पे डिपेंड करती है जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले हैं। जितने हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मालिक्यूल ज़्यादा होंगे उतनी इवेपोरेशन भी ज़्यादा होती रहेगी। फीचर्स की बात करें तो इवेपोरेशन में हमें नज़र आता है कि इवेपोरेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक मुसलसल होने वाला अमल है जो तकरीबन तमाम टेम्परेचर्स पे होता है। किसी भी टेम्परेचर पर इवेपोरेशन रुकता नहीं है। इवेपोरेशन चाहे पानी का टेम्परेचर अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस में देखें जिसमें पानी सबसे गाढ़ा होता है, उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, उस टेम्परेचर पर भी इवन इवेपोरेशन टेक प्लेस करती है। और इवेपोरेशन 99 डिग्री सेल्सियस जो कि वाटर से बॉइलिंग पॉइंट का 1 डिग्री सेल्सियस कम है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से, उस टेम्परेचर पर भी इवेपोरेशन होती है। इसका मतलब तकरीबन तमाम टेम्परेचर्स पे बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नीचे जितने भी टेम्परेचर हैं उन तमाम टेम्परेचर्स पे इवेपोरेशन होती है। और कंटिन्यूस अमल इस वजह से है कि वो मुसलसल होती रहती है, कभी रुकती नहीं है इवेपोरेशन। इवन दैट कि आपने वाटर को फ्रीज़ करने लगे और फ्रीज़ करने से पहले भी वाटर इवेपोरेट होता रहेगा। अगर हम अगली बात करें तो इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग पैदा करती है। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ये कूलिंग कैसे पैदा करती है? कूलिंग इस वजह से पैदा करती है क्योंकि हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले कि हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मालिक्यूल इवेपोरेट करते हैं, तो बाकी पीछे कौन से बचे? पीछे वो मालिक्यूल बचे जो कि लो काइनेटिक एनर्जी वाले थे। अब वो जो लो एनर्जी वाले मालिक्यूल हैं वो क्या करेंगे? वो सराउंडिंग से हीट को अब्जॉर्ब करेंगे। यानी हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मालिक्यूल तो इवेपोरेट कर गए, लो काइनेटिक एनर्जी वाले मालिक्यूल्स रह गए। अब वो जो लो काइनेटिक एनर्जी वाले मालिक्यूल रह गए उन्होंने सराउंडिंग से हीट को अब्जॉर्ब किया और सराउंडिंग में क्या पैदा हो गई? हीट तो सराउंडिंग से अब्जॉर्ब होगी लो काइनेटिक एनर्जी वाले मालिक्यूल्स में, सराउंडिंग में पैदा हो गई कूलिंग। तो हम कहते हैं इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन कूलिंग पैदा करती है। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि जब कोई किसी ने शावर लिया हो और शावर लेने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो क्या होता है कि उसको कूलिंग की सेंसेशन फील होती है। जिस तरह किसी ने मुंह धोया हो और मुंह धोने के बाद जब वो हवा में जाता है तो फिर उसको कूलिंग की सेंसेशन फील होती है। और उसके बाद अगर किसी को इवन स्वेटिंग हो रही हो तो स्वेटिंग होने के बाद भी उसको कूलिंग की सेंसेशन फील होती है। ये सारा का सारा इवेपोरेशन की वजह से होता है जिसमें हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मालिक्यूल उड़ जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, और जो लो काइनेटिक एनर्जी वाले मालिक्यूल हैं वो सराउंडिंग से हीट को अब्जॉर्ब करते हैं और उसकी वजह से वो कूलिंग पैदा करते हैं। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से ये बन जाता है कि हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग व्हेन यू टेक शावर, हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग व्हेन यू वॉश योर माउथ, हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग व्हेन यू हैव स्वेटिंग। तो स्वेटिंग के बाद भी कूलिंग पैदा होती है इवेपोरेशन की वजह से। और उसके बाद ये बाकी जो प्रोसेस हमने डिस्कस किए। फिर एक हमारे विलेजेस में आजकल भी जो इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेटर का अल्टरनेट, जहाँ पे बिजली मौजूद नहीं है, यहाँ वो इस्तेमाल करते हैं अर्दनवेयर, जिसे गड़ा मिट्टी का गड़ा हम नाम देते हैं। मिट्टी के गड़े पानी को ठंडा रखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है अर्दनवेयर कीप्स वाटर कूल। पानी को ठंडा क्यों रखते हैं, कैसे रखते हैं? तो हम बात करते हैं कि अर्दनवेयर जो होता है ना, मिट्टी का घड़ा, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन छोटे छोटे पोर्स में से लिक्विड के मालिक्यूल मुसलसल इवेपोरेट करते रहते हैं। तो जब लिक्विड के मालिक्यूल वहाँ से मुसलसल इवेपोरेट करते हैं तो बाकी जो मालिक्यूल बचे वो लो काइनेटिक एनर्जी वाले हुए,
तो जिसकी वजह से उनकी हीट अब्जॉर्ब होने लगी और उसमें कूलिंग पैदा होगी। तो चूँकि हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मालिक्यूल इवेपोरेट करते रहेंगे, हाई काइनेटिक एनर्जी वाली मालिक्यूल्स की इवेपोरेशन की वजह से गड़े के अंदर ठंडक पैदा होगी कि जिसकी वजह से जो अंदर पानी मौजूद है वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा। आखिरी फीचर अगर हम इसका डिस्कस करें वो है जी कि इवेपोरेशन जो हमारे पास एक प्रोसेस है, ये सरफेस फिनोमिना कहलाता है। सरफेस फिनोमिना का क्या मतलब हुआ कि इवेपोरेशन सिर्फ अबव साइड द लिक्विड, यानी लिक्विड के जो ऊपर वाला सरफेस एरिया है, ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ से इवेपोरेशन होगी, दरमियान वाले हिस्से से या नीचे वाले हिस्से से इवेपोरेशन नहीं होगी। यानी जिन मालिक्यूल्स की हाई काइनेटिक एनर्जी उन्होंने भी तो ऊपर आके इवेपोरेट होना है, तो जब इवेपोरेशन होनी ही सरफेस से है तो इसे सरफेस फिनोमिना ही नाम देंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट्स में कुछ फ़र्क। सबसे पहला जो फ़र्क है इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में वो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट एक बल्क फिनोमिना है और इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना का मतलब ये है कि सारे का सारा लिक्विड जो है वो बॉयल करना शुरू हो जाएगा, यानी लिक्विड इंटायरली। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि बॉइलिंग में आपको लिक्विड के मालिक्यूल सेंटर से भी ऊपर जाते बॉयल होते नज़र आ रहे हैं और ऊपर सरफेस से भी बॉयल होते नज़र आ रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं बल्क फिनोमिना है कि जिसमें इंटायर लिक्विड जो है, कंप्लीट लिक्विड जो है वो बॉयल करता है। और इवेपोरेशन जो है वो सिर्फ सरफेस फिनोमेना है कि जिसमें सिर्फ सरफेस के जो लिक्विड के मालिक्यूल हैं वही इवेपोरेट करेंगे। अगर हम इसके दूसरे डिफरेंस की बात करें तो दूसरे डिफरेंस में हम कहते हैं कि इवेपोरेशन जो हमने शुरू में पढ़ा कि इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से पहले नीचे जितने भी टेम्परेचर हैं उस हर टेम्परेचर पर लिक्विड की इवेपोरेशन होगी, और बॉइलिंग जो है वो सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पर होगी या बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर होगी। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो 99.99 डिग्री सेल्सियस तक वाटर की इवेपोरेशन होगी और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पहुंचेगा वाटर बॉयल होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है और बॉइलिंग जो है वो सिर्फ उस बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर होती है। अगली अगर हम स्पीड की बात करें तो जो बॉइलिंग है ये वेरी फास्ट प्रोसेस है और इवेपोरेशन जो है वो वेरी स्लो प्रोसेस है। अगर आप पानी को बॉयल कर रहे हैं तो पानी जल्दी से बॉयल हो जाएगा, जल्दी से उड़ना शुरू हो जाएगा, जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट होकर उड़ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इवेपोरेट करने की कोशिश करें तो इवेपोरेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। एक गिलास पानी भी गालबन तकरीबन साल लगाएगा मुकम्मल तौर पे इवेपोरेट होने में। इसका मतलब इवेपोरेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। अगर हम इसमें डिफरेंस आखिरी की बात करें जो कि कूलिंग के बारे में है तो इवेपोरेशन कूलिंग पैदा करती है लेकिन बॉइलिंग जो है वो कूलिंग पैदा नहीं करती। तो बॉइलिंग की मदद से कूलिंग नहीं होती, बॉइलिंग डज नॉट कॉज कूलिंग बट इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। ये थे इवेपोरेशन और बॉइलिंग में थोड़े से डिफरेंसेस जो कि आप क्लियर हो चुके हैं। आगे हम देखें अगर इवेपोरेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके फैक्टर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला फैक्टर जो हमारे जहन में आता है इवेपोरेशन का वो है विंड फैक्टर इवेपोरेशन का। जैसे कि आपने अगर कपड़े हैंग किए हुए हैं और कपड़े हैंग किए हुए हैं जहाँ पर हवा नहीं है और एक तरफ आपने कपड़े वहाँ पे हैंग किए हुए हैं जहाँ पर हवा ज़्यादा मौजूद है, तो जहाँ पे हवा ज़्यादा मौजूद होगी वो वाले कपड़े जो हैं वो जल्दी से इवेपोरेट उनमें से पानी कर जाएगा क्योंकि हवा से लिक्विड के मालिक्यूल्स जल्दी मूव करते हैं, उनको एनर्जी मिलती है। और जहाँ पे हवा नहीं होगी वहाँ पे इवेपोरेशन जो भी है जो स्लो होगी तो कपड़े भी वहाँ पे देर से सूखेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि विंड की मदद से इवेपोरेशन फास्टर होती है, जितनी विंड ज़्यादा होगी उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। आगे अगले फैक्टर की अगर हम बात करें तो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं, जितनी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी इवेपोरेशन स्लो होगी और जितनी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी उतनी इवेपोरेशन जो है वो फास्ट होगी। इवेपोरेशन असल में है क्या कि लिक्विड के दो मालिक्यूल्स ने आपस में अपनी इंटरमालिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करके इवेपोरेट करना है। तो इसका मतलब इवेपोरेशन वही मालिक्यूल करेगा जिसकी इंटरमालिक्यूलर फोर्स कम होगी, जिसकी इंटरमालिक्यूलर फोर्स वीक होगी। अगर इंटरमालिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हुई तो वो लिक्विड का मालिक्यूल जो है वो इवेपोरेट ही नहीं कर सकेगा। इसलिए हम कहते हैं कि इवेपोरेशन जो है वो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी इंटरमालिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग उतनी इवेपोरेशन जो है वो स्लो होगी और जितनी इंटरमालिक्यूलर फोर्स वीक होंगी उतनी इवेपोरेशन जो है वो फास्ट होगी। अगला फैक्टर अगर हम डिस्कस करें
तो सरफेस एरिया हमने जैसे बात की कि इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमिना है, तो सरफेस के मालिक्यूल ने इवेपोरेट करना है, तो सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतना इवेपोरेशन का रेट भी फास्ट होगा। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमारे पास लिक्विड के वो मालिक्यूल है जिसमें सरफेस एरिया कम है, और दूसरे लिक्विड का जो पोर्शन है उसमें सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। जिसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है उसमें वो मालिक्यूल भी ज़्यादा होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, मतलब जो ऊपर होंगे फिर वो जल्दी इवेपोरेट कर देंगे। जिसमें सरफेस एरिया कम है वो मालिक्यूल जो है वो सरफेस वहाँ पे लो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मालिक्यूल भी कम होंगे, जिसकी वजह से वो जो है वो कम इवेपोरेट करेंगे और थोड़ी सी इवेपोरेशन होगी। इसलिए हम कहते हैं कि चाय जो है वो ठंडी वहाँ पे होती है जहाँ पे प्याले का सरफेस एरिया बड़ा हो। अगर आप एक कप में रखते हैं चाय को तो कप में देर से ठंडी होगी। अगर आप उस कप के बजाय एक पिंच इस्तेमाल करते हैं, एक बड़ा प्याला इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर चाय जल्दी ठंडी होती है, क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, जितनी सरफेस ज़्यादा होगी उतनी इवेपोरेशन होगी, और इवेपोरेशन से कूलिंग पैदा होगी, और कूलिंग से चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। अगर हम अगले फैक्टर की बात करें तो अगला फैक्टर हमारे पास है टेम्परेचर रिलेशन विद इवेपोरेशन, यानी जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना लिक्विड के मालिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। जितनी लिक्विड के मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतना हम कहते हैं कि उनके इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने में आसानी होगी। यानी टेम्परेचर ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो इंटरमालिक्यूलर फोर्स को तोड़ना आसान है। जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, लिक्विड का मालिक्यूल ऊपर आता जाएगा, और ऊपर आते आते एक वक्त ऐसा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी कि वो इवेपोरेट कर जाएगा। तो टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतनी इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा होती है। अगली अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी की, नमी की बात करें, तो जिस जगह पर नमी ज़्यादा होगी वहाँ पर इवेपोरेशन कम होगी, जिस जगह पर नमी कम होगी वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। असल में बात ये है, हम डायग्राम में भी ये देख सकते हैं कि अगर हमने एक कंटेनर को बंद किया हुआ है तो लिक्विड के मालिक्यूल इवेपोरेट तो करेंगे लेकिन बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो इसलिए वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएंगे और वहाँ पे नमी सी क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो लिक्विड का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो खाली हिस्सा था, वो इवेपोरेटेड मालिक्यूल से भर चुका। जब वो इवेपोरेटेड मालिक्यूल से भर चुका तो हम कहते हैं कि वो इवेपोरेटेड मालिक्यूल्स ने वहाँ पर नमी क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से वहाँ पर इवेपोरेशन होना बंद हो गई। तो इसलिए नमी ज़्यादा तो इवेपोरेशन कम, और जहाँ पे नमी नहीं है, जहाँ पे नमी बहुत कम है, वहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए हम कहते हैं जो ह्यूमिडिटी है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। तो ये थी हमारी इवेपोरेशन के कुछ फैक्टर्स, इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क, इवेपोरेशन के कुछ फीचर्स और इवेपोरेशन की डेफिनेशन। तो अब हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह वेपर प्रेशर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।